हेलो हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज हम बात करेंगे पेनकियाटाइटिस के बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अपर एब्डोमेन में सिवियर पेन होना, जो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो कुछ आराम मिलता है बिकॉज इन्फ्लेम्ड एरिया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जब हम लेटते हैं पीठ के बल यानी सुपाइन पोजीशन पे, तब ये दर्द बढ़ता है बिकॉज इन्फ्लेम्ड एरिया थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। मान लीजिए ये एक पैंक्रिया है, इसमें से इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो ड्यूडेनम में जाके एक्टिवेट होते हैं, पहली चीज़। सेकंड, इसमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं जो आपकी डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। अब कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, या फिर चोट लग जाए इसी जगह पे, सबसे इंपॉर्टेंट है गॉलस्टोन की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे वो यहीं पे ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ के पेनक्रिया की जो बाहर की लेयर होती है वो होती है लिपिड की, उसको ब्रेक डाउन करेगा आपका लाइपेज। वहाँ से निकलता है फ्री फैटी एसिड जो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। तब एक कंडीशन क्रिएट होती है, उसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अब इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, इस डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं ऑटो डाइजेशन हो रहा। अब जब ये हो रहा होता है ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देता है, तो आसपास के एरिया में भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया। अब जो स्टमक और ड्यूडेनम का कनेक्शन होता है वो नैरो डाउन हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे पास ऑन नहीं होगा, तो होगा नोजिया और वॉमिटिंग। अब ड्यूडेनम के अंदर जो है एंजाइम्स आगे पास ऑन नहीं हो पा रहे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो रुक जाती है। कॉमन बाइल डक्ट से जो इसके अंदर बाइल आ रहा था वो रुक जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो वो वापस रिवर्स मारेगा, जिस वजह से लीवर के अंदर जो है बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होना। उस वजह से लीवर सेल इंजरी भी हो जाती है। अभी जो पेनक्रिया के एंजाइम्स हो गए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि कीमोकाइन, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, न्यूट्रोफिल, ये सब प्लस एंजाइम्स, ये दोनों के दोनों लंग्स के आसपास जब पहुंचते हैं तो वहाँ बनाते हैं प्लूरल इफ्यूजन, डायरेक्टली जाएंगे या फिर फिस्टुला के थ्रू। और थ्रोम्बोसिस के कारण होगा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिस वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है। अभी पेनक्रिया है, पेनक्रिया के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी डैमेज होता है। जब वहाँ डैमेज होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होती है तो ब्लड जो है ना वो आपके रेट्रोपेरिटोनल ओरिया मतलब पीछे की तरफ कलेक्ट हो जाता है। स्पेशली अगर अम्बलाइकस के पास डिस्कलरेशन है उसे हम कहते हैं कुलन साइन, और फ्लैंक वाली जगह पर डिस्कलरेशन होता है तो कहेंगे ग्रे टर्नल साइन। ब्लड वेसल्स पे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन क्या रहता है, ब्लड वेसल एक तो डायलेट हो जाती है, प्लस उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ना मतलब उनके अंदर से प्लाज्मा निकलना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा स्पेशली आपके पेरिटोनल एरिया में कलेक्ट हो जाता है, उस वजह से बनता है एसाइटिस, और जगह जगह पे मतलब एडिमा हो सकता है। अब देखें, एक तो प्लाज्मा निकल रहा है, डायलेशन भी हो गया है, तो इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जितना ब्लड किडनी के पास जाना चाहिए था फिल्टर होने के लिए वो नहीं जाएगा, उस वजह से क्या होगा, जीएफआर रिड्यूस हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। फाइनली एक तो देखो प्लाज्मा निकल रहा है, ऊपर से इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक भी हो सकता है। अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज अपनी अपर लिमिट से करीब 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। सीरम अमाइलेज अगर परसिस्टेंटली ज़्यादा है तो वो सीडोसिस्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ऑल्दो ये एक रिलायबल फैक्टर नहीं है प्रोग्नोसिस देखने के लिए, बिकॉज अमाइलेज काफ़ी जगह से रिलीज होता है बॉडी में। इससे बेटर प्रोग्नोसिस देखने के लिए टेस्ट है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर। आप सीबीसी कराएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कम मिलेगा बिकॉज ब्लीडिंग हो रही थी। न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स बढ़े हुए मिलेंगे बिकॉज इन्फ्लेमेशन की वजह से। आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलेगा, करीब 1000 से 2000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक कॉज हो सकता है पेंक्रियाटाइटिस का। आप कैल्शियम चेक कराएंगे तो उसमें कैल्शियम कम होगा, हाइपोक्लाइसीमिया, बिकॉज बताया था वो फ्री फैटी एसिड के साथ बाइंड कर जाता है। आप एलएफटी कराते हैं तो उसमें आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, लीवर सेल इंजरी हो रही थी, इस वजह से एसजीओटी एसजीपीटी भी ज़्यादा रहेगा। केएफटी कराते हैं तो उसमें बीयूएन और क्रेटिनिन ज़्यादा रहेंगे बिकॉज एक्यूट किडनी इंजरी हो रही थी। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं गॉलस्टोन चेक करने के लिए अगर वो कॉज है तो, या फिर एमआरसीपी करा सकते हैं कि डक्ट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। एंड
हो गया एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, जिससे आप रूल आउट कर सकते हैं परफोरेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नहीं हो। CT स्कैन करा लेंगे, इससे कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता चल सकता है, एब्सेस, नेक्रोसिस या कोई सीडोसिस तो नहीं बना हुआ। लास्ट टेस्ट आपको कराना है वो है HbA1c या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें आपको मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने आपको बताया था बीटा सेल्स अल्फा सेल्स है, वो जब डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो सकता है। अब ट्रेडिशनली कोलोसिंथ को डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। काफ़ी रिसर्च में पाया गया कि ये हेल्पफुल भी है, यहाँ तक कि बीटा सेल रीजनरेट भी करता है। बट एक फाइंडिंग और भी थी, जिन्होंने ओवरडोज लिया उनकी इंटेस्टाइन में सिवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो होम्योपैथी का एक कंसेप्ट है, जो सब्सटेंस सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है वो सेम और सिमिलर सिम्टम्स को ठीक भी कर सकता है। तो होम्योपैथिक लिटरेचर में क्लियर कट मेंशन है कि इंटेस्टाइन या आसपास के एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें ये हेल्प करेगा। पैंक्रियाटिक पोजीशन के बारे में भी मेंशन है जो पैंक्रियाटाइटिस में होती है। मीन्स जब पेशेंट को अपर एब्डोमेन पेन होगा, आगे की तरफ झुकने से आराम आता है, उसमें कोलोसिन हेल्प करती है। कोलोसिन के अलावा और भी काफ़ी मेडिसिन हैं, बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस करनी है वो है माइजन। पैंक्रियाटाइटिस में जो माइजन है वो है सोरोसिफिलिटिक। सोरिक बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, सिफिलिटिक बिकॉज सेल्स और टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब सेल्स और टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको जो पोटेंसी सेलेक्ट करनी है वो लो होनी चाहिए या मीडियम। रिपीटेशन जब ज़रूरत लगे तब करें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू पेशेंटली। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।